गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जीवाश्म ईंधन। अब इसमें देखते हैं, हम दोनों बच्चे आपस में बात करते हैं। भूमि कहती है सूर्या से, सूर्या विभिन्न प्रकार के वाहन अलग अलग ईंधन स्टेशन पर क्यों जाते हैं। ये देखो, अलग अलग स्टेशन पे क्यों ये जा रहे हैं। ये बच्ची पूछती है अपने भाई से। भाई बताता है इसका कारण यह है कि वे विभिन्न प्रकार के ईंधन का उपयोग करते हैं। वो अलग अलग स्टेशन पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो अलग अलग टाइप के ईंधन का यूज़ कर रहे हैं। उदाहरण के लिए क्या, पेट्रोल और डीजल का। आइए क्रियाकलाप 11.5 करके इसके बारे में अधिक खोजें। अपने आस पड़ोस में वाहनों का सर्वेक्षण करें। आपके आसपास में कौन कौन से वाहन हैं उनका सर्वेक्षण करना है। वाहन कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। उनमें किस प्रकार के ईंधन की आवश्यकता होती है ये भी लिखना है। अपने आसपास लिखना है, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी आपको टेबल में लिखनी है। वाहन का प्रकार, जैसे कार है तो किससे चल सकती है, या तो ये पेट्रोल से चलेगी या फिर ये डीजल से चलेगी। ठीक है, और क्या चलेगा, रिक्शा। रिक्शा किससे चलता है। अब ई रिक्शा की बात यहाँ है तो ये बिजली से चलेगा। और साइकिल की बात है तो साइकिल कैसे चलती है। साइकिल को हम खुद से चलाते हैं, ना कोई पेट्रोल है ना कोई डीजल है, कोई ईंधन का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, और ट्रक या बस जो होती है वो किससे चलती है, वो चलती है डीजल से। बाकी चीज़ें आप लिख लेना जो भी हैं। सामान्यतः किस प्रकार के ईंधन का उपयोग अधिक होता है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि पेट्रोल और डीजल का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल दो सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ईंधन हैं। ये आपको यहाँ आंसर भी बता दिया गया कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कौन से हैं, पेट्रोल और डीजल है। पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी का तेल पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये पेट्रोल है और ये पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम से हमें ये तीनों चीज़ें मिलती है, पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल। किससे मिलता है, पेट्रोलियम से। अब प्राकृतिक गैस, कोयले और पेट्रोलियम, ये तीनों को आमतौर पर क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन। आपसे पूछा जाए कि जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं तो आप बताएंगे प्राकृतिक गैस, कोयले और पेट्रोलियम। अब आपसे पूछा जाए कि पेट्रोलियम से क्या क्या मिलता है तो पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल। क्लियर। वे मूलतः पृथ्वी के भीतर सूक्ष्म जीवों और पौधों के दब जाने से पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। पृथ्वी के अंदर जो भी जीव होते हैं तो वो, और जो पेड़ पौधे हजारों लाखों साल तक जो वो दबे ही रह जाते हैं तो उनसे बनते क्या है, जीवाश्म ईंधन बनते हैं। तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम में, प्राकृतिक गैस में और कोयले में। इन ईंधनों को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, बहुत सारे साल लगते हैं, लाखों साल लगते हैं, कोई 2-4 साल में नहीं बनते हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जो कोयला होता है वो किससे बनता है, पृथ्वी के अंदर जो चीज़ें, पृथ्वी के अंदर कहने का मतलब है कि कभी मान लो, सपोज करो कि भूकंप आ जाए और सब चीज़ें ऐसे उल्टी पलटी हो जाए और कुछ चीज़ें क्या नीचे चली, इतना ज़्यादा मतलब विनाश बोल सकते हो कि जो चीज़ें हैं वो नीचे दब जाएं, उनको कोई निकाल ना पाए, तो धीरे धीरे करके वो नीचे चली जाती हैं और जीवाश्म ईंधन में कन्वर्ट हो जाती हैं। प्राकृतिक गैस का उपयोग भोजन बनाने और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ये जो नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं प्राकृतिक गैस, उसका यूज़ खाना बनाने में, बिजली के प्रोडक्शन में यूज़ होता है। आजकल इसका उपयोग वाहनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको बोलते हैं CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में ईंधन की तरह किया जाता है। आजकल वाहनों में CNG का यूज़ करते हैं। आपने सभी ने देखा होगा कि ये पेट्रोल या डीजल की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन है, मतलब ये पोल्यूशन कम करता है। जो CNG की गाड़ियाँ होती हैं वो पोल्यूशन कम करती हैं। कोयले का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। बिजली के प्रोडक्शन के लिए मेनली जो कोयला है वो यूज़ किया जाता है। यह भारत में कई भागों में पाया जाता है। प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों का पता लगाइए और उन्हें भारत के मानचित्र में चिन्हित कीजिए। मानचित्र में आप खुद चिन्हित कर लेना
कोयले जो उत्पादक राज्य हैं वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे मैंने राज्यों के नाम लिखे हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो ये है कोयला उत्पादक। क्लियर। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो उड़ीसा राज्य है वो सबसे ज़्यादा जो कोयला उत्पादक, मतलब सबसे ऊपर है, टॉप पे, सबसे ज़्यादा वहीं से कोयले का प्रोडक्शन होता है। और झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला, सबसे अधिक जो कोयला है उसका भंडार है। ठीक है, भंडारण सबसे ज़्यादा मौजूद है। कोयले, लकड़ी और गोबर के उपलों का ईंधन के रूप में उपयोग पहले भोजन बनाने के लिए किया जाता था। जो गांव में रहते हैं वो हो सकता है कि अभी भी यूज़ करते हों, लेकिन पहले कोयला, लकड़ी और गोबर के उपलों का यूज़ होता था खाना बनाने में। अब प्रदूषण कम करने वाली जैसे प्राकृतिक गैस और एलपीजी धीरे धीरे इनका स्थान ले रही है। सीएनजी किस में यूज़ होता है? गाड़ियों में यूज़ होता है। और एलपीजी जो है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये हमें सिलेंडर में मिलती है। ठीक है, तो आजकल इनका यूज़ होने लगा है। यहाँ पे आप कोयला देख सकते हो, पेट्रोल देख सकते हो, और ये है नेचुरल गैस, इनमें भर के आती है। अब जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, बहुत ही लिमिटेड है। यदि हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग वर्तमान में इसी प्रकार सतत रूप से करते रहे तो शीघ्र ही जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएंगे। जैसे आजकल हम यूज़ करते हैं कि हर जगह थोड़ी सी दूर जाने के लिए भी गाड़ी या बाइक जो भी होती है उनका यूज़ करते हैं। अगर हम इसी तरीके से यूज़ करते रहे तो धीरे धीरे करके जल्दी ही जीवाश्म ईंधन हमारे ख़त्म हो जाएंगे। फिर आपको वही पैदल चलना पड़ेगा या फिर आपको साइकिल का यूज़ करेंगे, फिर या और कोई अल्टरनेट अगर बनता है जैसे ई रिक्शा या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटी बन गई, उसी तरीके से बनेंगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत खोजने होंगे, एनर्जी के दूसरे स्रोत भी खोजने होंगे ताकि हम उनका यूज़ कर सकें। अगर ये ख़त्म हो गए तो जीवाश्म ईंधन के जलाए जाने पर धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। जब हम फॉसिल फ्यूल्स मीन्स जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलती है, CO2 निकलती है, जो वायु को प्रदूषित करती है। परिवहन और घरेलू ईंधन के लिए जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण हुआ है। व्हीकल्स का ज़्यादातर आजकल हर घर में आपको कोई ना कोई व्हीकल मीन्स गाड़ियाँ भी मिलेंगी। ठीक है, और घरेलू ईंधन के रूप में अगर हम जीवाश्म ईंधन पे बहुत ज़्यादा निर्भर रहे तो वायु में प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब आइए हम जीवाश्म ईंधन के संरक्षण में कुछ योगदान दें। क्या कर सकते हैं आप कि अगर आपको निकट के स्थानों पर जाना हो तो आप पैदल जाएं या फिर साइकिल से जाएं। सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें, मीन्स बस का यूज़ करें। अगर आपको कहीं जाना है, कहीं सिटी में जाना है तो बसें चलती हैं, आप उनका यूज़ करें। और कुछ विधियां हैं तो आपको सुझानी है, मतलब ई रिक्शा का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कहीं जाना है, या इलेक्ट्रिक स्कूटी का यूज़ कर सकते हैं आप। क्लियर। अब नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। प्रकृति की निधि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। प्रकृति में जो ये चीज़ें मिलती हैं वो सभी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। वे पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन है। पृथ्वी पर हमारा जीवन बना रहे उसके लिए ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये हमारे लिए ज़रूरी है। उदाहरण के लिए हमें सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश, नदियों से जल मिलता है, पौधों और जंतुओं से हमें भोजन प्राप्त होता है। ये एग्जाम्पल है, ये नेचर से मिली हुई चीज़ें हैं। ये संसाधन जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। क्लियर। जो हमें प्रकृति देती है वो है प्राकृतिक संसाधन। हम अपनी सुविधा अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत सी उपयोगी वस्तुएं बनाने के लिए करते हैं। हम अपनी सुविधा के अनुसार इन प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करते हैं और दूसरी चीज़ें बनाने के लिए, जैसे विद्युत बल्ब को बनाने के लिए यूज़ किया, फर्नीचर बनाने के लिए, सौर पैनल, साइकिल आदि हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाती है। इन प्राकृतिक चीज़ों का यूज़ किया हमने अपनी उपयोगी चीज़ें बनाने के लिए ताकि हम अपने जीवन को सुविधाजनक बना सकें। इस प्रकार के सभी संसाधन जिन्हें मानव द्वारा निर्मित किया जाता है वो उनको क्या बोलते हैं? मानव निर्मित संसाधन। बहुत ईजी है, जो प्रकृति से मिला वो प्राकृतिक संसाधन, जो मानव ने बनाया वो मानव निर्मित संसाधन। क्लियर।
आपने विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों जैसे वायु, जल, सौर ऊर्जा, वन, मृदा, चट्टानें, खनिजों और जीवाश्म ईंधन के विषय में जानकारी प्राप्त की। इस चैप्टर में इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। समय के साथ इनमें से कई प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा पुनर्भरित हो जाते हैं, मतलब वो दोबारा बन जाते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जो प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा अब खुद को दोबारा से बना लेते हैं। यदि आपको याद हो, अज्जी ने भूमि और सूर्य को बताया कि वे केवल वही आंवले उठाए जो भूमि पर गिरे हुए हैं। अज्जी ने बोला था कि उनके गांव में ये रिवाज है कि हम केवल नीचे गिरे हुए फल ही उठा सकते हैं, पेड़ पे लगे हुए नहीं तोड़ सकते। यह बात सुनिश्चित करती है कि अन्य जंतुओं और पक्षियों के लिए पर्याप्त फल उपलब्ध हो, ताकि बाकी के जो जीव जंतु बचे हैं, पक्षी बचे हैं, वो इन फलों को खा सकें। जंतुओं और पक्षियों के मल से निकले बीज नए पौधे उगाने में सहायक होते हैं। उनके जो मल है, मीन्स जो पोटी है, उनसे निकले हुए बीज से नया पौधा बनता है। यद्यपि इस प्रक्रिया में नए पेड़ों से फल मिलने में कुछ वर्षों का समय लगता है, लेकिन ये जो प्रोसेस होगा, जो बीज से जो पेड़ बनेगा, उसमें फल लगने में कुछ समय, कुछ वर्षों का टाइम लगता है। अतः संसाधन जिनका उचित समयावधि के भीतर नवीनीकृत, पुनर्पूर्ति और पुनर्स्थापन हो, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। देखो, जो चीज़ खुद को फिर से उगाए जैसे पेड़ पौधे बीज से उग जाते हैं, इसका मतलब ये चीज़ हमारे लिए ख़त्म नहीं हो रही है, ये दोबारा खुद को रिन्यू कर रही है, दोबारा से खुद को बना रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? नवीकरणीय संसाधन। नवी मतलब नया। ठीक है, आप इससे याद करो क्या होता है, मतलब नहीं पता मुझे, लेकिन नवी का मतलब मैं नया समझा रही हूँ आपको कि नए खुद से फिर से बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे वायु है, जल और वन। पानी क्या? स्नोफॉल होता है पहाड़ों पे, और वो जो स्नो होती है वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब है नेचर में कुछ चीज़ें खुद को दोबारा से बनाती है, खुद को खुद बना लेती हैं, मीन्स नेचर बना लेता है, तो उनको बोलते हैं नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। एग्जाम्पल क्या है? वायु है, जल है, वन है। वन भी खुद को खुद से बना लेता है, बीज गिरेंगे फिर से उगेंगे, बीज गिर जाएंगे फिर से उगेंगे, लेकिन पौधों को बढ़ने में टाइम लग जाता है। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, सावधानी से यूज़ करना चाहिए हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज का, प्राकृतिक संसाधनों का। दूसरे शब्दों में जीवाश्म ईंधन, अब ये देखना, ये नवीकरणीय है, ये अनवीकरणीय, मतलब का मतलब जो खुद को नवीकरण नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में जीवाश्म ईंधन निर्मित होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। हमने पढ़ा कि जो जीवाश्म ईंधन है वो बहुत सारे लाखों साल लग जाते हैं उसको बनने में। ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, जिनको लाखों साल लगते हैं तो वो चीज़ तो सीमित मात्रा में मिलेगी, एक बार उपयोग करने के बाद ये क्षीण हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। आप एक बार पेट्रोल का यूज़ किया, गाड़ी से पेट्रोल ख़त्म, तो दोबारा भरवाएंगे, वो खुद को प्रोड्यूस नहीं कर सकता ना, अपनी टंकी फिर से फिल नहीं कर सकता ना। इसीलिए जो रिसोर्सेज, जो ईंधन होते हैं, जीवाश्म ईंधन, एक बार ख़त्म तो ये फिर ख़त्म हो जाते हैं। ये उचित समयावधि के भीतर उत्पन्न नहीं होते, एक लिमिटेड टाइम के अंदर ये खुद को दोबारा से नहीं बना सकते, और ना ही इनकी पुनःपूर्ति हो सकती है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय संसाधन, जो खुद को नया फिर से नहीं बना सकते। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? खनिज है, मृदा है, चट्टानें, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। जो खुद को दोबारा से बना ले वो क्या है? नवीकरणीय संसाधन। क्लियर हो गया? अब आगे है हमारे उपयोगी संसाधन क्या क्या है। यह भूमि और सूर्य के लिए अपनी अज्जी के घर रोमांचक छुट्टी के बाद घर लौटने का समय है। बच्चों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, अब वो अपनी दादी के घर से अपनी माँ के घर पे जाएंगे वापस। उनकी अम्मा मीन्स उन्हें माँ लेने आई है, उनकी मम्मी लेने आई है। भूमि और सूर्य ने अम्मा को बगीचे में उग रहे सागों के पौधे दिखाए। उन्होंने अम्मा को क्या किया? अपनी मम्मी को ले गए, साग के पौधे उन्होंने लगाए थे दादी के साथ में, वो दिखाए। सूखी हुई मिर्ची दिखाई, जो उन्होंने जो अज्जी ने उन्हें अपने घर ले जाने के लिए दी थी। जब वे नगर पहुँचे तो उन्होंने आसमान के रंग और हवा की गंध में बदलाव देखा। जब वो सिटी में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ की हवा में गंध है, यहाँ के आसमान का रंग भी अलग है।
यहाँ बहुत कम पेड़ हैं, जैसे अज्जी के घर पे पेड़ थे वैसे उतने पेड़ नहीं हैं, यहाँ पे तो पेड़ भी कम है। यहाँ हवा की गंध भी अज्जी के घर की हवा जितनी अच्छी नहीं है, जो हवा है वो भी अज्जी के घर के जितनी अच्छी नहीं है। उन्हें वाहनों से निकलने वाले धुएं की गंध आ रही है, जो व्हीकल से जो भी गंद जो धुआं निकल रहा था उसकी स्मेल को वो सूंघ सकते थे, उनको गंध आ रही थी। वायु प्रदूषित है, इसका मतलब गंध आ रही है, इसका मतलब वायु प्रदूषित है। अम्मा कहती है हाँ सॉरी हाँ, हम जब वाहनों में जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं तो धुआं उत्पन्न होता है। उनकी मम्मी बताती है कि जब हम वाहनों में ये जीवाश्म ईंधन जो होता है पेट्रोल डीजल यूज़ करेंगे तो उसमें धुआं उत्पन्न होता है। आजकल ऐसे वाहन उपलब्ध हैं जो प्रदूषण कम फैलाते हैं। कौन से हैं वो? विद्युत वाहन, जो किसी भी प्रकार के धुएं का निष्कासन नहीं करते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं उनमें से कोई धुआं नहीं निकलता है। अतः लोग इन वैकल्पिक वाहनों को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल लोग इलेक्ट्रिक जो चीज़ें हैं उनका यूज़ करने लगे हैं। क्या आप वायु प्रदूषण कम करने के लिए उपलब्ध विकल्पों की सूची बना सकते हैं? तो जैसे हम पैदल चल सकते हैं, साइकिल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये जो सरकारी बसेस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट का भी बस का यूज़ कर सकते हैं, ट्रेन का यूज़ कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ जा सकें। या फिर जो लोग एक साथ में एक जगह पे काम करने जाते हैं और सब अलग अलग गाड़ियों का यूज़ करते हैं, तो ऐसा करें कि एक गाड़ी को लेके जाएं एक दिन, फिर अगले दिन दूसरे वाला ले जाए, तीसरे ले जाएं, तो 4-5 लोग एक साथ भी जा सकते हैं। ठीक है। हम अपने दैनिक जीवन में कई प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। आइए कुछ संसाधनों को पहचाने। क्रियाकलाप 11.6 को पूरा करने में उपयोग में लाए जा रहे हैं। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करते हैं वो हमें इस टेबल में भरना है। अपने दैनिक जीवन में आपके द्वारा किए जाने वाली गतिविधियों की सूची बनाएं। जो जो आप करते हैं वो लिखें। सुबह उठ के क्या करते हैं, किस चीज़, कौन सा प्राकृतिक संसाधन यूज़ करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं, किसी और चीज़ का यूज़ करते हैं, और उन प्राकृतिक संसाधनों को लिखें जिनका उस गतिविधि के संचालक में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप अगर कोई प्राकृतिक संसाधन का यूज़ करते हैं तो उसको लिखें और इस तालिका में भरना है। जैसे कपड़े धोने में आप किसका यूज़ करते हो? पानी का यूज़ करते हो। मिट्टी का खिलौना बनाने में आपने क्या यूज़ किया? आपने मिट्टी यूज़ की, पानी भी यूज़ किया। जलाने की लकड़ी एकत्रित करना मीन्स आपने लकड़ियों का यूज़ किया, लकड़ी का यूज़ कर लिया। पतंग बनाने में आपने जो लकड़ी है उसकी सीख का यूज़ कर लिया। या फिर रुको एक मिनट, अब ये डिपेंड करता है कि आप जो पतंग है वो कैसे बनाते हैं। तो बांस की जो पतली खपच्चियाँ जिसको बोलते हैं, या फिर आप सीख बोल सकते हैं, लकड़ी की सीख, या फिर आप जो भी आपके यहाँ बोला जाता है वो लिख सकते हैं। क्लियर? या फिर हल्के कागज़ का यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक पेपर। ठीक है। और क्या गोंद का यूज़ होगा, लिख लेना आप, जगह नहीं है। सूती धागे का यूज़ होगा। जलपान करना मतलब आपने जल का यूज़ किया। और खाने का यूज़ करेंगे, जो भी खाना कौन सा, जो भी पेड़ पौधों से मिलेगा, तो पेड़ पौधों का यूज़ किया आपने। हो सकता है कोई एनिमल को भी खाता हो तो वो भी अपना लिख लेना आप, जो भी है। सांस लेना, सांस लेने में आपने क्या यूज़ किया? हवा का यूज़ किया। ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो भी करते हैं वो आप गतिविधि लिखेंगे और प्राकृतिक संसाधन जिसका आप यूज़ कर रहे हैं वो लिखेंगे। आपने कितने प्राकृतिक संसाधनों की सूची बनाई? अपनी सूची की तुलना आपने किसी मित्र की सूची से करी। जो भी आपने लिस्ट बनाई है उस लिस्ट का यूज़ करेंगे और अपनी लिस्ट को अपने दोस्त की लिस्ट के साथ में तुलना करेंगे। आपने और आपके मित्रों ने प्राकृतिक संसाधनों की सूची बनाई है जिनमें से कई का उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं। आपने जो भी लिस्ट बनाई है सभी ने आपने, आपके दोस्तों ने
जो भी नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि प्राकृतिक संसाधनों की जो भी सूची बनाई है, उनको हम डेली यूज़ करते हैं। ये संसाधन कौन कौन से हैं? जल है, वायु है, मृदा है, मीन्स पानी है, हवा है, मिट्टी है, पौधे और जंतुओं जिससे हमें भोजन मिलता है। हमें ये प्राकृतिक से ये संसाधन प्रकृति से मिलते हैं और हम अपने उपभोग के लिए इन संसाधनों से वस्तुएं बनाते हैं। ये जो चीज़ें हैं हमें प्रकृति से मिलती हैं और हमें जो चाहिए अपने यूज़ के लिए हम इन संसाधनों का यूज़ करते हैं और अपने लिए चीज़ें बनाते हैं। इसलिए हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। इसीलिए हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, जीवाश्म ईंधन का कम से कम यूज़ करना चाहिए और उनका अपव्यय न करते हुए दायित्वपूर्वक उपयोग करना चाहिए। मीन्स उनको बिना किसी बात के खर्च ना करते हुए उनका दायित्वपूर्वक उपयोग करें। इस प्रकार पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और भविष्य के लिए इन्हें बचा सकते हैं। अगर हम उनका दायित्वपूर्वक उपयोग करेंगे तो इससे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचेगी और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हम कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए भी इन्हें बचा सकते हैं। मानव सहित सभी सजीव अपने अस्तित्व के लिए इन पर निर्भर करते हैं। मानव के साथ साथ जो भी सजीव हैं वो सभी इन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है जो कि M.K. गांधी जी ने लिखी है, पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है। जो हमारी अर्थ है, इस पे जितने भी मनुष्य हैं, जो भी सजीव हैं, सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन हमें यहाँ पे उपलब्ध है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। ये प्राकृतिक संसाधन किसी मनुष्य के लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छा लगे दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।